ब्रोंकियल अस्थमा एक मेडिकल इलनेस जो कि बहुत कॉमन है, वर्ल्ड वाइड 3 to 4% बच्चों में पाई जाती है, बड़ों में भी पाई जाती है। ये क्रोनिक मेडिकल इलनेस है। क्रोनिक का मतलब जो ऐसी कंडीशन जो लंबे समय तक आपके साथ रहती है। कई चीजें होती हैं जैसे पराग के कारण हो गए, धूल का धूल हो गया, धुआं हो गया, एलर्जेंस हो गए। उसे हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से 3 चेंजेस आते हैं। पहला आता है इन्फ्लेमेशन, जिसको कहते हैं सूजन आना। दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द मसल्स, जो हमारी सांस के रास्ते की मसल्स होती हैं उनका सिकुड़ना। और तीसरा होता है एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन, ज्यादा बलगम बनना। इन तीनों की वजह से जो सांस का रास्ता होता है वो नैरो हो जाता है। उस नैरो होने की वजह से मरीज को अपने सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जो कि खांसी होना, वीजिंग होना, चेस्ट में टाइटनेस होना। कई लोगों को कई बार ऐसा होता है कि बेहोशी तक हो जाती है। तो ये एक अस्थमा होता है बेसिकली। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस खास हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एक कॉमन रेस्पिरेटरी कंडीशन के बारे में, ब्रोंकियल अस्थमा। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल, जो एक एक्सपीरियंस्ड पल्मोलॉजिस्ट हैं। तो हम डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं हमारे आज के इस सेशन में। थैंक यू डॉक्टर अपूर्वा। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर अग्रवाल के पास 20 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है पल्मोलॉजी में। आपके कुछ सवाल हो इस सेशन के एंड पे प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। डॉक्टर अग्रवाल, मेरा पहला क्वेश्चन जो आपसे रहेगा, प्लीज सबसे पहले कृपया सरल शब्दों में बताएं कि ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है। जी, बहुत बहुत सही सवाल है। ब्रोंकियल अस्थमा एक मेडिकल इलनेस जो कि बहुत कॉमन है, वर्ल्ड वाइड 3 to 4% बच्चों में पाई जाती है, बड़ों में भी पाई जाती है। ये क्रोनिक मेडिकल इलनेस है। क्रोनिक का मतलब जो ऐसी कंडीशन जो लंबे समय तक आपके साथ रहती है। इसमें होता क्या है, जो हमारी सांस का रास्ता होता है जिसको हम एयरवे कहते हैं, उसके अंदर कुछ भी ट्रिगर्स हों या हमारी हाइपर सेंसिटिविटी हो। कई चीजें होती हैं जैसे पराग के कारण हो गए, धूल का धूल हो गया, धुआं हो गया, एलर्जेंस हो गए। उसे हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से 3 चेंजेस आते हैं। पहला आता है इन्फ्लेमेशन, जिसको कहते हैं सूजन आना। दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द मसल्स, जो हमारी सांस के रास्ते की मसल्स होती हैं उनका सिकुड़ना। और तीसरा होता है एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन, ज्यादा बलगम बनना। इन तीनों की वजह से जो सांस का रास्ता होता है वो नैरो हो जाता है। उस नैरो होने की वजह से मरीज को अपने सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जो कि खांसी होना, वीजिंग होना, चेस्ट में टाइटनेस होना। कई लोगों को कई बार ऐसा होता है कि बेहोशी तक हो जाती है। तो ये एक अस्थमा होता है बेसिकली। डॉक्टर अग्रवाल, बात करते हैं अस्थमा के कॉमन ट्रिगर्स के बारे में। कौन कौन से ऐसे कॉमन ट्रिगर्स हैं जो मरीजों को प्रभावित करते हैं? देखिए, अस्थमा में प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर या ट्रिगर्स जिसको हम कहते हैं बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे कॉमन चीजें जो हमारे लिए होती हैं वो हमारे हाउस होल्ड चीजें होती हैं। खास करके हमारे घर में छोटे छोटे माइट्स होते हैं या छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, जिनको हम हाउस डस्ट माइट बोलते हैं। इसके अलावा आपने घरों में देखा होगा पराग होता है, कहीं पर मॉइस्चर हो रहा है वहां पर फंगस इन्फेक्शन होता है। आपने ये भी देखा होगा मौसम बदल रहा है तो बदलता हुआ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी बदलती हुई, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कई बार इन्फेक्शंस होते हैं, खास करके वायरल इन्फेक्शन, फ्लू वगैरह, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कई लोगों को एक्सरसाइज से अस्थमा हो जाता है। कई लोगों को साइकोलॉजिकल या कुछ सोचने से अस्थमा हो जाता है। बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं, खास करके एस्पिरिन एक बहुत कॉमन नाम है जिसको हम जानते हैं, या बीटा ब्लॉकर्स कुछ ड्रग्स होती हैं, इनके साथ में भी लोगों को अस्थमा प्रेसिपिटेट होता है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनसे अस्थमा प्रेसिपिटेट हो सकता है। हाँ जी डॉक्टर, बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। अस्थमा का पता कैसे लगाया जा सकता है? क्या इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो आप रिकमेंड करते हैं? देखिए, अस्थमा को 2 तरह से डायग्नोसिस करते हैं। एक तो हिस्ट्री से, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अस्थमा क्लासिकली एपिसोडिक डिजीज है। एपिसोडिक का मतलब जब आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप प्रॉब्लम में हैं, अदरवाइज आप हेल्दी हैं। जिसको हम अस्थमा बोलते हैं, ये चीज हमें दमा से अलग करती है। दमा जिसको हम COPD बोलते हैं, वो यूजुअली कंटिन्यूस मेडिसिन है। दूसरा, सामान्यतः यंग एज में शुरू हो जाती है। सामान्यतः फैमिली में किसी ना किसी को सेम तरह के सिम्टम्स होते हैं। इसका कंफर्मेशन करने के लिए हमारे पास जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है उसको हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या PFT बोलते हैं। PFT में बेसिकली आपको क्या करना है, हम एक मशीन में आपको जोर से सांस फूंकने के लिए बोलते हैं। हम ये देखते हैं कि लंग्स के छोटे और बड़े हिस्से में क्या चेंजेस आ रहे हैं।
फिर आपको कुछ मेडिसिन देते हैं जिसको हम ब्रोंकोडायलेटर बोलते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर पैरामीटर्स में कोई स्पेसिफिक चेंजेस स्पेसिफिक परसेंटेज में आते हैं, उसको हम अस्थमा बोलते हैं। पर ऐसा नहीं है कि केवल पीएफटी ही डायग्नोसिस बनाएगा। जैसे मैंने कहा एपिसोडिक डिजीज है, अगर आप नॉर्मल हैं तो उस समय आपकी पीएफटी नॉर्मल भी आ सकती है। उस कंडीशन में कुछ चीजें होती हैं, जैसे हम घर पे कई बार लोगों को पीक फ्लो मीटर दे देते हैं। एक मशीन होती है, छोटी सी डिवाइस होती है जो आप अपने घर पे सुबह शाम चेक करते हैं, उससे हमें पता लगता है। या कुछ डिफिकल्ट केसेस हों जहाँ पीएफटी नॉर्मल आ रही हो लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहां पर अस्थमा है, उस कंडीशन में टेस्ट होता है जिसको हम ब्रोंकियल प्रोवोकेशन टेस्ट बोलते हैं। कुछ इस तरह के हम टेस्ट करते हैं। तो हिस्ट्री और टेस्ट दोनों से आप अस्थमा का डायग्नोसिस बना सकते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे रहेगा वो ये रहेगा, अस्थमा के इलाज के विकल्प क्या है? कौन कौन सी दवाएं उपयोग में लाई जाती हैं और वे कैसे काम करती हैं? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अस्थमा के इलाज को लेकर के है ना बहुत सारे मिथ रहते हैं। लोगों को लगता है, पहली चीज तो लोग सोसाइटी में एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मुझे अस्थमा है। दूसरा, लोगों को लगता है कि जब मुझे सिम्टम आ गए मैंने दवाई ले ली, अदरवाइज मैंने छोड़ दी। ऐसा नहीं है। देखिए ब्रोंकियल अस्थमा जैसे मैंने बताया एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है और एक रेगुलर ट्रीटमेंट की आपको जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, जो मेडिकेशंस होते हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट पार्ट में उसको हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप होता है जिसको हम कंट्रोलर बोलते हैं और दूसरा ग्रुप होता है जिसको हम रिलीवर बोलते हैं। कंट्रोलर का मतलब होता है ये ऐसी मेडिसिन होती है जो आपके सांस के रास्ते की सूजन को कम करती है, खास करके इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो कि मेन अस्थमा का ट्रीटमेंट है। दूसरी जो मेडिसिन होती हैं वो होती हैं रिलीवर्स। रिलीवर का मतलब होता है ब्रोंकोडायलेटर्स, जैसे शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। ये मेडिसिन रिलीवर कहलाती हैं क्योंकि जब आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तब इनको लेना है, या आपका अस्थमा कंट्रोल नहीं है तब इनको लेना है। लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये समझना होता है कि जो कंट्रोलर मेडिसिन होती है उनको आपको रेगुलर लेना है। थैंक यू डॉक्टर अग्रवाल। क्या बचपन में अस्थमा होने के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो ये बच्चा अस्थमा से बाहर निकल सकते हैं? देखिए ये भी एक मिथ है। जैसे मैंने बताया, वंस यू आर एस्थमेटिक फॉर एवर यू आर एस्थमेटिक। ये आपकी बॉडी का बॉडी के एयरवे का हाइपर रिएक्टिव सेंसेशन है। एक बार आपको बचपन में अस्थमा हो गया तो कई बार ऐसा होता है जब आप प्यूबर्टी की एज पे पहुंचते हैं, 12-15 साल की उम्र तक पहुंचते हैं, आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आने लग जाते हैं और आपके सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं। इससे कई लोगों को लगता है कि उनका अस्थमा कंट्रोल हो गया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। जब आप वापस 30s-40s में जाते हैं, वापस आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं या कोई और ट्रिगर फैक्टर आपके सामने आ गए, इन्फेक्शंस आ गया, चेंज ऑफ प्लेस हो गया, चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर हो गया, तो आपको दोबारा अस्थमा आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बचपन में एक बार आपको अस्थमा होके आप ठीक हो जाओगे। आपको लाइफ में दोबारा प्रेसिपिटेट कभी भी हो सकता है, या टू बी स्पेसिफिक आप रिमिशन फेज में चले जाते हो। डॉक्टर अग्रवाल, एक्सरसाइज के बारे में आपका क्या कहना है? अस्थमा पेशेंट्स के लिए फिजिकल एक्टिविटीज में कितनी सुरक्षित रहती हैं? देखिए एक्सरसाइज हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। अस्थमा के मरीजों के लिए भी फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है एक्सरसाइज करने के बाद में अस्थमा प्रेसिपिटेट हो रहा है। कुछ चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, खास करके अस्थमा पेशेंट्स में। पहली चीज तो ये कि आपका अस्थमा कंट्रोल कंडीशन में रहे तब आप एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको लगता है कि अस्थमा आपकी एक्सरसाइज करने से प्रेसिपिटेट हो रहा है तो 10 से 15 मिनट पहले अपना रिलीवर मेडिकेशन या इनहेलर ले लें, वो आपको हेल्प करेगा। ऐसे सर्कमस्टांसेस जहां बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, ऐसी कंडीशंस में एक्सरसाइज ना करें। प्रॉपर स्लो वार्म अप करें और स्लो कूल करें। ये नहीं कि सडनली आपने कर लिया। इन चीज ऐसी मेडिसिन्स जो आपको एस्थमा को प्रेसिपिटेट करती है, जैसे बीटा एगोनिस्ट हो गया, ऐसी चीजों से एक्सरसाइज के साथ में आप बचें। तो एक्सरसाइज जरूरी है और एस्थमेटिक पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, खास करके साइकिलिंग, स्विमिंग, स्किपिंग, ये सब चीजें एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा रहेगा वो ये है, अस्थमा एक्शन प्लान क्या होता है और ये पेशेंट्स के लिए जरूरी क्यों होता है? देखिए बहुत ही अच्छी चीज है और इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम लोगों को है। एस्थमा एक्शन प्लान बेसिकली डॉक्टर और पेशेंट, क्योंकि एस्थमा का जो ट्रीटमेंट होता है वो इंडिविजुअलाइज होता है। डॉक्टर और पेशेंट बैठ करके अपने सिम्टम्स के बारे में प्रोबेबल डायग्नोसिस कैसे करना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे बनाना है,
अगर कंडीशन खराब हो रही है तो उसको उसको कैसे हैंडल करना है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। हम एस्थमा के मरीजों को 3 ग्रुप में रखते हैं यूजुअली। जैसे आपने रोड साइड देखा होगा, लाइट ट्रैफिक लाइट होती है, एक उसमें ग्रीन, येलो और रेड होता है। तो अगर ग्रीन जोन होता है तो इसका मतलब है कि आपके सिम्टम कंट्रोल हैं, जो आपके कंट्रोलर मेडिसिन से उनको कंटिन्यू करें। अगर आप येलो जोन में आ रहे हैं, इसका मतलब आपके सिम्टम्स खराब होने शुरू हुए हैं, आपको खांसी बढ़ने लग गई, आपको चेस्ट में टाइटनेस हो रही, आपको चलने में सांस फूलने लग रही है, उस कंडीशन में आपको आपके रिलीवर मेडिसिन को इंक्रीज करना है। और तीसरा होता है रेड जोन का मतलब आपकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब हुई है, आपको डॉक्टर से जाकर के मिलना है, हॉस्पिटल में जाना है और अपने ट्रीटमेंट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना है। एक्शन प्लान की जब हम बात करते हैं तो इसको डॉक्यूमेंट को ये कहा जाता है कि आप कम से कम 3 कॉपियां जरूर कराएं। एक अपने पास रखें, एक अपने घर में रखें, और अगर आप ऑफ स्कूल जाते हैं या बच्चा स्कूल जा रहा है और आप ऑफिस जाते हैं तो अपने वर्किंग प्लेस पर रखें, जिससे कि इमरजेंसी की कंडीशन में कोई भी आपकी हेल्प कर सके। थैंक यू डॉक्टर अग्रवाल। क्या आजकल सीवियर अस्थमा के लिए कोई आधुनिक या एडवांस ट्रीटमेंट उपलब्ध है? जी, बहुत बहुत सही कहा आपने। अगर हम पिछले 2 डिकेड की बात करते हैं तो अस्थमा के ट्रीटमेंट में काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहले हम यूजुअली साल्ब्यूटामोल की टैबलेट या स्टेरॉइड्स को यूज़ करते थे। अगर हम 2 डिकेड्स में बात करते हैं तो हम बेसिकली ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा इन्फ्लेमेटरी पाथवे क्या है, ये आईजीई प्रोमिनेंट है या इंटरल्यूकिन प्रोमिनेंट है। उसके बेस पर कई इम्यूनोमोड्यूलेटर्स हमारे पास होते हैं जिनको हम बायोलॉजिकल्स बोलते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं और इनका काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। एंटी आईजीई में ओमालिजुमैब, मैप्रोलिजुमैब कुछ ड्रग्स हैं जो हम काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, और पेशेंट्स जिनके अस्थमा सिम्टम्स कंट्रोल नहीं होते हाई डोज स्टेरॉइड पे भी, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यस, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं पिछले 2 डिकेड में अस्थमा के ट्रीटमेंट में। थैंक यू डॉक्टर अग्रवाल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेल्ड स्टेरॉइड्स के बारे में बात करते हैं। ये कितने डेंजरस होते हैं और इनके सीवियर साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? इस कथन में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को लगता है कि इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड या स्टेरॉइड का नाम आते ही मन में आता है कि हम जिम में जाते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड खाते हैं, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, खास करके आपका बॉडी का वेट बढ़ना, हड्डियां कमजोर होना, शुगर लेवल इंक्रीज होना। लेकिन जब एस्थमा ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं या इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करते हैं तो इनकी जो डोज होती है ना, वो माइक्रोग्राम्स या मिलीग्राम्स में होती है, और वो सीधे आपके लंग्स में जा रहे हैं, आपके बॉडी के और हिस्सों को अफेक्ट नहीं करते। तो रिसर्च हमें बहुत क्लियर बताता है कि अगर आप 15-20 साल भी इन दवाइयों को यूज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर मिनिमम या नेग्लिजिबल चेंजेस हैं, और इनके बहुत ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बोला कि आपको स्टेरॉइड लेना है और वो आपको बहुत ज़्यादा चेंज करेगा। रादर अगर आप दवाई नहीं लेंगे, अस्थमा को कंट्रोल नहीं करेंगे, वो ज़्यादा हार्मफुल चीज़ है रादर देन कि इसके साइड इफेक्ट्स। थैंक यू डॉक्टर अग्रवाल। डॉक्टर अग्रवाल, अगर किसी बंदे को व्हीजिंग नहीं हो रही है तो अस्थमा अटैक नहीं हो रहा है, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वीजिंग अस्थमा का एक बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट सिम्टम है। वीजिंग का मतलब होता है सीटी बजना, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल सिम्टम है। बंदे को अगर खांसी हो रही है, चेस्ट में टाइटनेस हो रही है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, ये अस्थमा के और सिम्टम्स होते हैं। दूसरा, जब सीवियर कंडीशन होती है, सांस के रास्ते में बहुत ज्यादा रुकावट हो और एयर फ्लो ही ना हो रहा हो, जिसको हम साइलेंट चेस्ट बोलते हैं, उस कंडीशन में वीजिंग साउंड हमें नहीं। ऐसा नहीं है कि वीजिंग नहीं है तो आपको अस्थमा नहीं है। डॉक्टर अग्रवाल, अस्थमा की दवाएं सिर्फ सिम्टम्स होने पर लेनी चाहिए, क्या ये एक मेथड है? देखिए, जैसा मैंने कहा, अस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। वंस यू आर एस्थमेटिक, फॉरएवर यू आर एस्थमेटिक। और अस्थमा की दवाइयों को इसीलिए हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक होता है कंट्रोलर, एक होता है रिलीवर। कंट्रोलर जो मेडिकेशंस होती हैं वो आपको हमेशा लेनी होती है, जो कि हमें एपिसोड्स को प्रेसिपिटेट होने से बचाती हैं, हमारी बीमारी को कंट्रोल करके रखती हैं। जो रिलीवर्स होती हैं उनको हमें केवल सिम्टम्स के, जब हमारे सिम्टम प्रेसिपिटेट होते हैं तब हमें जरूरत पड़ती है। थैंक यू डॉक्टर अग्रवाल। डॉक्टर अग्रवाल, क्या अस्थमा हमेशा जेनेटिकली इनहेरिटेड होता है? यदि पेरेंट्स को अस्थमा है तो बच्चों को भी होगा, ऐसा आप क्या मानना है? देखिए, अस्थमा जो है जेनेटिकली काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। हम ये मान के चलते हैं कि आपके पेरेंट्स को अगर अस्थमा है तो आपको अस्थमा होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। अगर एक डेटा एनालिसिस को हम देखते हैं तो 50% प्रोबेबिलिटी ये होती है कि जेनेटिक्स में आपके पेरेंट्स में किसी ना किसी को अस्थमा होगा, अगर आपको अस्थमा है तो।
लेकिन 50% एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आपके हैबिट एंड हैबिटेट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक आइडेंटिकल ट्विन है, आइडेंटिकल ट्विन में भी दोनों भाइयों को अस्थमा होने की प्रोबेबिलिटी 60% ही है। तो ऐसा नहीं है कि 100% जेनेटिक्स है, 50% जेनेटिक्स है, 50% हमारे पास फिनोटिपिक चीज़ें होती हैं। थैंक यू डॉक्टर अग्रवाल। मैं आखिरी क्वेश्चन जो आपसे रहेगा वो ये है, प्राइमरी केयर के अलावा किस स्थिति में मरीज को पल्मोनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए? बहुत बहुत सही सवाल है आपका। देखिए, क्या होता है कि पल्मोनोलॉजिस्ट का मतलब होता है ऐसे डॉक्टर्स जो रेस्पिरेटरी या लंग्स की चीज़ों को डील करते हैं। एस्थमा जो एक बहुत कॉमन फैक्टर है, बहुत कॉमन बीमारी है। इसमें हम जब हमारे पास सिम्टम्स कंट्रोल है तो हमारी जो रूटीन मेडिकेशन या कंट्रोलर है उस पर हम चल सकते हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट को आपकी जरूरत पड़ती है जब आपका नंबर 1 डायग्नोसिस में कोई आपको इशू हो, आपको कंफर्म करना है कि अस्थमा है या कुछ और चीज़ है। क्योंकि खांसी आना, सांस में दिक्कत होना या वीजिंग साउंड्स होना, ये कुछ और बीमारियों में भी हो सकता है। तो एक उसके लिए जब आपके सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहे आपकी बेसिक मेडिकेशंस के ऊपर, तब आपको चाहिए। जब आपको लगता है कि आपको वैक्सीनेशंस के बारे में डिस्कशन करना है, क्योंकि एस्थमा में वैक्सीनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में कोई मेडिकल इमरजेंसी है, आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ रही है, उस कंडीशन में आपको पल्मोनोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अग्रवाल, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने इंसाइट शेयर किए व्यूअर्स के साथ। और डॉक्टर साहब इस सेशन के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, अगर आप भी कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित है, रेस्पिरेटरी कंडीशन से पीड़ित है, तो हमारे डॉक्टर्स अराउंड अवेलेबल हैं आपके पास 24/7। प्लीज उनसे सलाह लें, अपना ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट करें। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।